आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के इस YouTube चैनल पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। बहुत दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका नाम है ट्यूनी, साइड में मैंने लिखा है, और आज की जो तारीख है वो 19 है। जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है और यह उत्तराखंड के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में स्थित है। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी में मल्टी सेलुलर एनिमल का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? मेटाजोन्स कहते हैं। इस मेटाजोन्स को दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहा जाता है पाराजोआ और दूसरे को कहते हैं यूमेटाजोआ। जो यूमेटाजोआ है वह भी मल्टीसेलुलर एनिमल का ग्रुप है, लेकिन वह ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल का ग्रुप है। वहीं पर जो पाराजोआ है, दीज आर नॉट कॉल्ड द ट्रू मल्टीसेलुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। क्यों ऐसा कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही इसके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ही पाया जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है पाराजोआ। और इसका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। वहीं पर जो ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, जिसको हम यूमेटाजोआ के नाम से जानते हैं, उसमें डिवीजन ऑफ लेवर के साथ साथ टिश्यू का फॉर्मेशन और ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन का निर्माण देखने को मिलता है। इसलिए उसको कहा जाता है ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फाइलम पोरीफेरा, जिसको कहा जाता है पाराजोआ। ये जो फाइलम पोरीफेरा है, इसमें ऐसे एनिमल को रखा गया है जिसके शरीर के ऊपर बहुत से छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि पोर बियरिंग एनिमल्स, उनका जो शरीर होता है वह परफोरेटेड होता है। नेम जो पोरीफेरा है वो डिराइव किया गया है दो वर्ड से, पोरी और फेरा। पोरी का मतलब होता है पोर, छिद्र। पोरी का मतलब होता है पोर और फेरा का मतलब होता है बियरर, जिसके शरीर के ऊपर बहुत से छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पोरीफेरा कहते हैं। और इसका एक और नाम क्या है? पाराजोआ। तो सबसे जो पहला कैरेक्टर है इसका पोरीफेरा का, परफोरेटेड बॉडी। परफोरेटेड बॉडी, शरीर के ऊपर बहुत से छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इट इज कॉल्ड पाराजोआ। इट इज कॉल्ड पाराजोआ। क्यों कहते हैं पाराजोआ? क्योंकि इस एनिमल का जो ग्रुप है इसमें न टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट, इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं हम पाराजोआ। और जिसमें ये पाया जाता है उसको कहते हैं यूमेटाजोआ, और उसको कहते हैं ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। इस तरीके का जो एनिमल है पाराजोआ, इसको कहा जाता है, इसका जो बॉडी प्लान है उस बॉडी प्लान को हम क्या कहते हैं? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ये सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है क्या? जैसे पोरीफेरा
के अंदर, पोरिफेरंस के बॉडी से अगर डिफरेंट सेल को आइसोलेट कर लिया जाए, निकाल दिया जाए, और उसके बाद ये पोरिफेरा का शरीर है, आइसोलेटेड, डिफरेंट सेल, और फिर आइसोलेट करने के बाद पुनः अगर उस सारे सेल को एक साथ मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ पोरिफेरा, बॉडी ऑफ पोरिफेरन ऑर्गेनिज्म, वह पूरा का पूरा शरीर का निर्माण हो जाएगा। पोरिफेरा के शरीर से अगर सेल को आइसोलेट करके अलग अलग कर दें, पुनः एक बार उसे अगर मिला दिया जाए तो फिर से वह पोरिफेरा का वह कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसलिए इसको कहा जाता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। अब देखिए, जहां तक इसकी सिमेट्री की बात है तो कुछ में रेडियली सिमेट्रिकल देखने को मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल बॉडी है। इसके अलावा यह कैसा होता है, यूकैरियोटिक है। ये जनरली ये पाया कहां जाता है, तो मोस्ट ऑफ द पोरिफेरंस या मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर फाउंड इन मेराइन वाटर, एक्वेटिक इन्वायरमेंट, बट फ्यू आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। तो इसका जो हैबिटाट है वो कैसा है, एक्वेटिक, मोस्टली मेराइनल। मेराइनल का मतलब होता है खारा पानी, मोस्टली मेराइनल, बट few are found in fresh water। लेकिन कुछ जो है मीठे पानी, फ्रेश वाटर का मतलब होता है मीठा पानी, जैसे रिवर है, पॉन्ड है, उसमें भी ये पाए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, मेराइनल, खारा पानी। और एक्वेटिक का मतलब होता है वैसा हैबिटाट जो पानी में रहता हो। तो मोस्ट ऑफ द पोरिफेरंस आर एक्वेटिक, मोस्टली मेराइनल, बट फ्यू आर इन फाउंड इन फ्रेश वाटर। इसके अलावा जितने भी पोरिफेरंस हैं या स्पॉन्जेस हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सिसाइल होते हैं। द एडल्ट आर सिसाइल, बट लार्वा can swim and move freely inside the water. So adult are sessile, whereas larvae are free swimming. Adult are sessile, but larva is free swimming. Flagellated, free swimming flagellated larva। इसके बॉडी में यह जो एनिमल का जो ग्रुप है, पोरिफेरंस में दो तरीके के लार्वल फॉर्म पाए जाते हैं। एक को कहते हैं एम्फीब्लास्टुला लार्वा, एम्फीब्लास्टुला, और जो दूसरा जो ग्रुप लार्वा जो दूसरा टाइप है उसको कहते हैं पेरेनकाइमुला। ये दो तरीके के लार्वा पाए जाते हैं। तो एडल्ट कैसा होता है, सिसाइल होता है। दे आर अनेबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और लेकिन जो लार्वा होता है उसका फ्री स्विमिंग होता है और फ्लैजलेटेड, फ्लैजला की वजह से वो पानी में तैर सकता है। यह दो तरीके के होते हैं, एम्फीब्लास्टुला और पेरेनकाइमुला लार्वा। देखिए, सेसाइल नेचर का है ये। जनरली जो एनिमल होता है वो कैसा होता है,
लोकोमोटरी होता है, उसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। उस वह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने लिम्स की सहायता से या अपने लोकोमोटरी ऑर्गन की सहायता से वह चल फिर सकता है। और घूमने फिरने का एक ही मतलब होता है कि या तो वो भोजन की तरफ, क्योंकि यह कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स है। तो हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स का ग्रुप है, तो इसको अपने खाने के लिए या लाइफ पार्टनर के लिए या शेल्टर के लिए या और भी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए उसके शरीर में मूवमेंट होता है। लेकिन यह पोरिफेरंस एक ऐसा एनिमल का ग्रुप है जिसमें लोकोमोशन नहीं होता है। ये सिसाइल और सिडेंट्री हैबिट का है। सिसाइल कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो उस कमी को कंपनसेट करने के लिए इसके बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम डेवलप किया है नेचर ने, और वह जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। दैट इज कॉल्ड वाटर कैनाल सिस्टम। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम है क्या? इट इज ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स। यह नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं। ट्यूब लाइक, ट्यूब तो नहीं कहेंगे, यह जैसे नहर कैसे होता है उसी तरीके से पोरिफेरंस के शरीर के अंदर एक मेन चैनल होता है। मेन चैनल से फिर ब्रांच, फिर उसके ब्रांच, फिर उसके ब्रांच, इस तरीके से छोटे छोटे कैनाल्स में वो बटे रहते हैं। तो मेन कैनाल एक हो गया और उसके बाद फिर उससे जो है बहुत सारे कैनाल्स निकलते हैं, और फिर उस कैनाल से भी फिर और कैनाल, फिर और कैनाल से भी और कैनाल, इस तरह से पूरा ब्रांच्ड नेटवर्क होता है कैनाल्स का। और उस कैनाल के अंदर किस चीज का फ्लो होता है? वाटर का फ्लो होता है। इसलिए तो इसलिए कहा जाता है वाटर कैनाल सिस्टम, जो बहुत ही पिकुलियर कैरेक्टर है इस फाइलम के एनिमल का। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक और आता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और वो जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वो किसमें पाया जाता है? इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, यहां पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम क्यों डेवलप हुआ है? क्योंकि यह सिसाइल हैबिट का है, और पानी के थ्रू ही इसके शरीर के अंदर सारा चीज सप्लाई किया जाता है। उस यानी पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है, तो और क्या है उसके अंदर? न्यूट्रिशन है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन के लिए जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है, जो गैमेट्स है, मेल गैमेट इसका मोबाइल होता है और फ्री स्विमिंग होता है, वो पानी के सहायता से इसके बॉडी के अंदर आता है। लेकिन इसका जो ओवा होता है वो इमोटाइल होता है, वो शरीर के अंदर ही रहता है। अभी रिप्रोडक्शन में बताऊंगा पूरा मैकेनिज्म उसको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम इसके अंदर है और पानी का फ्लो होता है इसके शरीर के अंदर। ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है यह तीन तरीके का पाया जाता है। देखिए, जो सबसे पहला है उसको कहते हैं एस्केनॉइड। एस्केनॉइड टाइप वाटर कैनाल सिस्टम। दूसरे को कहते हैं साइकेनॉइड। साइकेनॉइड। और जो तीसरा टाइप है उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकेनॉइड। ल्यूकेनॉइड सिस्टम। जो एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है ये सिंपल है। साइकेनॉइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम है यह इंटरमीडिएट फॉर्म है। इंटरमीडिएट, बीच का, किसके किसके बीच का? एस्केनॉइड एंड ल्यूकेनॉइड। और ल्यूकेनॉइड जो है एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स। ये तीन तरीके के कैनाल सिस्टम इसके शरीर के अंदर पाया जाता है। और इस फाइलम में जो भी एनिमल पाया जाता है उसकी जो बॉडी की जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, इसी कैनाल सिस्टम के इर्द गिर्द बना हुआ है। जैसा बॉडी के अंदर कैनाल सिस्टम होगा उस वो कैनाल सिस्टम उसी के हिसाब से उसकी बॉडी की डिजाइनिंग हुई है। तो यह एक तरीके से बॉडी के डिजाइन को भी ये डिसाइड कर रहा है। तो एस्केनॉइड हो गया सिंपल फॉर्म ऑफ कैनाल सिस्टम, सिंपल लेवल है ये।
या कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल का है, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, और ये हो गया थर्ड लेवल ऑफ कैनाल सिस्टम, जो कि एडवांस है और कॉम्प्लेक्स है। मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरेंस हैव सच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो ये है आपका वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, क्योंकि ये सिसाइल नेचर का है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है, तो इसको अपने भोजन के लिए और अदर बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो पानी इसके शरीर के अंदर फ्लो हो रहा है, उस पानी के साथ जो कुछ भी आ रहा है उसी से उसको जो है ग्रहण करता है या ट्रैप करके अपने बॉडी के अंदर लेता है उसको। तो एक तो न्यूट्रिशन, दूसरा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, तीसरा एक्सक्रीशन के लिए भी ये काम करता है। मुख्य न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन। खास करके देखिए, न्यूट्रिशन फूड से संबंधित है, जो भी पानी बॉडी के अंदर आ रहा है उस पानी के अंदर फूड मटेरियल जैसे बैक्टीरिया है, फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है, ये सब उसके अंदर सस्पेंशन के रूप में पाए जाते हैं। तो पोरीफेरेंस आर सस्पेंशन फीडर, सस्पेंशन फीडर, या इसी को कहते हैं हम फिल्टर फीडर भी कहा जाता है। इसको फिल्टर करके, उससे छांट करके जो है अपने शरीर के अंदर जो खाने वाली चीजें हैं उसको ट्रैप कर लेता है वो। रिप्रोडक्शन, खास करके स्पर्म, मेल गैमेट, उसी पानी के साथ एक पॉरीफेरेंस से जो मेल गैमेट रिलीज हुआ है, वह मेल गैमेट कहाँ चला आता है? पानी में आता है। और पानी के जब वह पानी किसी दूसरे स्पॉन्जेज या पॉरीफेरेंस के बॉडी में जाता है तो उसके साथ यह जो है मेल गैमेट या स्पर्म शरीर में पहुंच जाता है, और जो कुछ सेल हैं जो इसको ट्रैप करके उसके बॉडी के अंदर ले लेते हैं उसको शरीर के अंदर। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए भी एसेंशियल है, जरूरी है। तीसरा है एक्सक्रीजन, एक्सक्रीशन सॉरी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो इसके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिज्म हो या फिर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जनरली कब होता है? रेस्पिरेशन के समय होता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के समय ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है तो ऑक्सीजन चाहिए इसको तोड़ने के लिए, तब ना एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तब क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ आ रहा है? डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उससे वह डिजॉल्व ऑक्सीजन डिफ्यूजन के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और तब जाकर के ऑक्सीडेशन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूजन के कारण द्वारा जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। तो एक तो यह मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हो गया, यह वेस्ट मटेरियल है, ये बाहर चला जाता है। दूसरा, एक्सक्रीशन में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो अमोनिया बनता है। तो जो अमोनिया है ये पॉइजनस सब्सटेंस है, अगर लिविंग सिस्टम के अंदर ये एक्यूमुलेट करेगा तो वो लिविंग सिस्टम के लिए पॉइजन है, वो सर्वाइव नहीं करेगा ऑर्गेनिज्म। तो ये भी क्या होता है, जैसे ही बनता है वह डिफ्यूज करके पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, उसके बाद चाहे अमोनिया हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता को भी वाटर कैनाल सिस्टम पूरा करता है। तीसरा क्या हो गया? यह रिप्रोडक्शन, जो मेल गैमेट है, एक ऑर्गेनिज्म का मेल गैमेट पानी के थ्रू जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रवेश करता है और तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। तो यह रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तीसरा है न्यूट्रिशन, ये सस्पेंसर फीडर है या फिल्टर फीडर है। तो भोजन जो पानी के अंदर है, जैसे बैक्टीरिया है या फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है, इसको ये ट्रैप करता है
और अपने भोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम जो है इतने का जो उपयोग है वो है न्यूट्रिशन के लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है, एक्सक्रीशन के लिए होता है, रेस्पिरेशन के लिए होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो सेसाइल हैबिट होने के बाद नेचर ने जिस सिस्टम को डेवलप किया है और वह सिस्टम है वाटर कैनाल सिस्टम, और उसी के द्वारा ये सारी कमी ये सारा रिक्वायरमेंट जो है पूरा हो रहा है। तो यह बहुत ही यूनिक और स्पेशल फीचर है, इसलिए इसको याद रखिएगा। वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वैस्कुलर सिस्टम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो इकाइनोडर्माटा में पाया जाता है। तो एस्केनॉइड जो सिंपल है, साइकेनॉइड जो इंटरमीडिएट फॉर्म है, और लिक्वेनॉइड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वाटर कैनाल सिस्टम का। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और हो सकता है, इनॉर्मस पावर ऑफ रीजेनरेशन इसके अंदर होता है। इनॉर्मस पावर ऑफ रीजेनरेशन। रीजेनरेशन एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का भी। अगर इसके शरीर का कोई हिस्सा टूट जाए तो वह जो टूटा हुआ हिस्सा है वह फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाए या टूटे हुए भाग को रिपेयर कर ले, तो ये काफी स्पीडली और रैपिडली होता है इस फाइलम के एनिमल्स में। इसलिए कहा जाता है इनॉर्मस पावर ऑफ रीजेनरेशन। इसके अलावा इसका जो स्केलेटल है, स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल एलिमेंट्स। उसको क्या कहते हैं हम? स्केलेटल एलिमेंट। ये जो स्केलेटल एलिमेंट है यह तीन तरीके का होता है। या तो ये उस स्केलेटल एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, पहले स्पिकुल्स कहा जाता है, स्पिकुल्स कहते हैं उसको। और यह जो स्पिकुल है वह तीन चीज का बना हो सकता है। देखिए, पहला या तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो सकता है, या सिलीसियस हो सकता है, सिलीसियस। सिलीसियस कहने का मतलब H2Si3O7, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो ग्लास के जैसा होता है अपीयरेंस, इसलिए ये तो ये सिलीसियस स्पिकुल्स है। और एक हो सकता है स्पॉन्जिंग फाइबर, स्पॉन्जिंग फाइबर। ये जो स्पॉन्जिंग फाइबर है ये क्या है? प्रोटीनस फाइबर है। इस फाइलम को इसके क्लास में बांटने का जो आधार है वह स्केलेटल सिस्टम में पाए जाने वाले स्पिकुल्स हैं। फाइलम प्रोटोजोआ को हमने उसके क्लास में किसके द्वारा बांटा था? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। लेकिन इस फाइलम को उसके क्लास में बांटने का जो आधार है वो क्या है? स्पिकुल्स, स्केलेटल एलिमेंट, जो केमिकली तीन चीज का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो सकता है, सिलीसियस भी हो सकता है वो, या स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है, ये प्रोटीनस नेचर का होता है। तो यह है इसका स्केलेटल सिस्टम और इट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको याद रखिएगा। ये क्लासिफिकेशन, इसको क्लास में बांटने का भी यही आधार है। जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, स्पिकुल्स, उसको कहते हैं कैलकेरिया। वह जो फाइलम है उस क्लास है उसको कहते हैं कैलकेरिया। जिसमें सिलीसियस स्पिकुल्स पाए जाते हैं उस क्लास का नाम है हाइलोस्पोंजिया या हेक्स एक्टिनेलिडा। और जो तीसरा है स्पॉन्जिन फाइबर जिसका स्पिकुल्स पाया जाता है, उसको वह जो क्लास का नाम है उसको हम कहते हैं डेमोस्पोंजिया। तो कुछ में जो है एक तो खाली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, कुछ में सिलीसियस हो सकते हैं, और कुछ में सिलीसियस और स्पंजिन फाइबर दोनों का बना हो सकता है, या फिर
दोनों में से किसी एक का बना हो सकता है। तो ये दोनों किसमें पाए जाते हैं? जो आपका तीसरा जो क्लास हमने बताया था डिमोस्पोंजिया में, उसके अंदर या तो सिलिशियस हो सकता है या स्पॉन्जिन फाइबर, या दोनों से मिलकर भी उसमें बना होता है। तो अभी क्लासिफिकेशन में बताऊंगा तो उसमें भी और बात हमें डिस्कस करनी है। इसके अलावा जो पोरिफेरंस है, परफोरेटेड बॉडी प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एनिमल है। सेल एग्रीगेट पॉली बॉडी प्लान इसके अंदर पाया ही जाता है। शरीर में बहुत से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसके अलावा यह प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव फॉर्म। और क्या है देखिए, इसके अंदर दो सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से वो दो सिस्टम है? एक होता है इसका मैस्कुलर सिस्टम और दूसरा होता है नर्वस सिस्टम। तो दो सिस्टम इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू सिस्टम या नर्व टिश्यू कम्युनिकेशन। नर्व सिस्टम की तो बात ही नहीं करेंगे हम, नर्व सेल्स की बात करते हैं। तो नो नर्वस टिश्यू सेल, नर्व सेल्स एंड मसल्स। मसल्स भी इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? एब्सेंट। अब क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम एक सिंपल बॉडी प्लान के बारे में हम बताते हैं। जो एस्केनॉइड टाइप जिसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, उसका जो बॉडी प्लान है, वह उसका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वह कैसा होता है और किस तरीके का कैनाल सिस्टम, वह सिंपल है कैनाल सिस्टम तो कैसे सिंपल है, उसके बारे में। फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे, कैसे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो ये एस्केनॉइड साइक्लोनॉइड में कन्वर्ट होगा, साइक्लोनॉइड फिर लिक्विनॉइड में कन्वर्ट होता है। तो सबसे ये सिंपल वाले को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, और थोड़ा सा इसका रेफरेंस मैं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। जैसा पहला वीडियो भी लंबा हो गया, 1 घंटे का हो गया, तो मैं चाहता हूं कि ये 45 मिनट या 50 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाए। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देखिए, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है इसका, ये वाटर कैनाल सिस्टम के इर्द गिर्द, जैसा वाटर कैनाल सिस्टम होगा वैसा ही इसके बॉडी की का ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो एक जो सिंपल स्पॉन्ज है जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसोलेनिया, और वह जो ल्यूकोसोलेनिया जो स्पॉन्ज है, पोरिफेरंस है, वो वह जो पोरिफेरा है वो ट्यूबुलर होता है। देखिए इस तरीके का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर उसके अंदर, ये ट्यूबुलर होता है और ये ग्रुप में पाया जाता है। ये ऐसे ये सबस्ट्रेटम है जिसके ऊपर ये ग्रो करता है, और इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया देखिए इसका बॉडी कैसा है? ट्यूबुलर है, और इसके शरीर के ऊपर बहुत से छोटे छोटे पोर पाया जाता है, यानी परफोरेटेड बॉडी तो होगा ही। यह जो पोर है इसको हम कहते हैं ऑस्टिया, और इसका जो शरीर है अंदर से खोखला होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर पेन से रिफिल आप निकाल लीजिए तो वो अंदर एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसी तरीके से इसके शरीर के बीच में सेंटर पर एक कैविटी नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये कैविटी जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा इसके शरीर के बीचों बीच, इस तरीके का एक कैविटी मिलेगा। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसिल कहा जाता है। इस कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसिल। जो बाहर जो छिद्र है उसको कहते हैं ऑस्टिया, और इसकी जो आउटर ओपनिंग है जो बाहर की तरफ है उसको कहते हैं ऑस्कुलम। इसको कहा जाता है ऑस्कुलम। तो पानी इसी ऑस्टिया के द्वारा इसके शरीर में जाता है, और उसके बाद ये स्पॉन्जोसिल में आएगा। इस लार्ज कैविटी जो है ये स्पॉन्जोसिल, और फिर यहां से ये बाहर चला जाएगा। तो देखिए यहां पर जो ऑस्टिया है
कोई भी चीज बाहर से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अंदर जाता है तो उसको कहते हैं माउथ। जैसे हम लोगों के शरीर में अगर कोई चीज बाहर से अंदर कहाँ से जाएगा, माउथ की सहायता से जाएगा। तो ये इस तरह से जो पोरिफेरेंस है उसका जो ऑस्टिया है वो माउथ की तरह काम करता है, और जो ऑस्कुलम है कोई चीज अंदर जाता है माउथ से और उसके बाद कोई चीज बाहर कैसे निकलता है, इजेशन जिसको बोलते हैं आप, तो उसको वह जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं एनस। तो इसका ऑस्कुलम एनस की तरह काम करता है और ऑस्टिया जो है माउथ की तरह काम करता है। अंदर से इसका शरीर खोखला है लेकिन कुछ में सॉलिड भी होता है, तो उसको बाद में देखेंगे क्यों सॉलिड होता है, या हायर क्लास में आप पढ़ेंगे उसको। तो अब हम इसकी एनाटॉमी, इसका सेक्शन जब काटते हैं तो वह जो स्ट्रक्चर होगा वह कैसा दिखेगा, देखिए। इसकी एनाटॉमी देखिए, ये जो बॉडी है ये सिलेंड्रिकल बॉडी है इसका, और इसी सिलेंड्रिकल बॉडी के अंदर इतना सेक्शन हमने काट के दिखाना है। इसके जो बॉडी के बाहरी सतह पर लेयर ऑफ सेल पाया जाता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है ये। यह जो सेल का लेयर है, इस सेल को हम कहते हैं पिनाकोसाइट्स। और और जब सारे पिनाकोसाइट सेल मिल करके एक लेयर बना देते हैं, और चूंकि ये बॉर्डर बॉडी का आउटर कवरिंग बनाता है, बाहर की सराउंडिंग्स को बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं पिनाकोडर्म। तो ये है आपका पिनाकोडर्म। किस चीज का बना हुआ है, तो एक सेल को हम क्या कहेंगे, पिनाकोसाइट्स कहते हैं। ये बना होता है पिनाकोसाइट्स, इस सेल से ये बना हुआ है, पिनाकोसाइट से ये बना है। इसके अलावा देखिए, तो इसकी जो आउटर कवरिंग देखिए, ये जो पिनाकोसाइट्स है, ये जो सेल है, इसकी जो आउटर कवरिंग है वो किस चीज का है, ये बाहर वाला बाउंड्री हो गया। तो ये किस चीज का बना हुआ होता है, तो ये बना होता है पिनाकोसाइट सेल का बना होता है। ठीक इसके नीचे का जो लेयर है, अब ये जो पिनाकोसाइट्स में देख रहे हैं कि ये जहां जहां ये ऐसे पोर पाए जाते हैं, और ये जो पोर है, जो मार्जिन है, उसी पर मिलता है ये पोर। ये जो मार्जिनल, इस पोर को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। तो इसके शरीर पर बहुत से छिद्र इस तरीके से पाए जाएंगे, ऑस्टिया। तो देखिए, यह जो ऑस्टिया है एक ट्यूब के स्ट्रक्चर लाइक सेल में कन्वर्ट होता है। ये ओपनिंग को तो हम ऑस्टिया कहते हैं, और इसकी यह जो खुलता है एक सेल में, जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का जो निर्माण होता है एक स्पेशल सेल से होता है। उस सेल को हम क्या कहते हैं, पोरोसाइट कहा जाता है। उसको हम कहते हैं पोरोसाइट। तो ये हो गया आपका पोरोसाइट। ये लंबा सा होता है और ये अंदर भी ये खुलता है ऐसे, तो अंदर भी एक ओपनिंग है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया। देखिए यहां पर ये आउटर ओपनिंग ये हो गया, और ये अंदर की ओपनिंग हो गई। ठीक है, तो ये जो सेल है, यहां से एक तो ये हो गया आपका पिनाकोडर्म, पूरा जो आउटर लेयर हो गया। पिनाकोडर्म किस चीज का बना होता है, पिनाकोसाइट्स का बना होता है। पिनाकोसाइट्स के जो सेल है, जो दो सेल है, उसके मार्जिन पर कहीं कहीं ये इस तरह के छिद्र पाए जाते हैं। परफोरेटेड बॉडी है तो यही वो छिद्र है, मार्जिन बॉडी वाल पर ये छिद्र पाए गए छोटे। इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। और यहां से यह जो सेल बना है इसको हम क्या कहते हैं, पोरोसाइट। तो ये जो सेल है इसको कहते हैं पोरोसाइट। और ये क्या है, ये है आपका ऑस्टिया। ठीक है, देखिए इसके अलावा ये आउटर लेयर हो गया। ये आउटर लेयर के जस्ट नीचे एक जिलेटिनस लेयर है, प्रोटीन का बना हुआ नॉन लिविंग जिलेटिनस गाढ़ा लिक्विड से बना हुआ एक लेयर पाया जाता है। और इसी लेयर को हम क्या कहते हैं, मेसोहिल कहा जाता है।
या मेजोगेलिया, जैसे सिलेंट्रेट्स में इसको मेजोगेलिया कहते हैं, लेकिन यहां पर हम इसको कहते हैं मेसोहिल, मेसोहाइल। तो दो लेयर हो गया। जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं पिनाकोडर्म, और उसके अंदर का जो लेयर है उसको हम कहते हैं मेसोहिल। ये जिलेटिनस है, नॉन लिविंग है, केमिकली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। लेकिन अब ये जो लिक्विड है, तो हो सकता है कि यहाँ जो स्पेस दिख रहा है, ये जो सेंट्रल स्पेस मैंने बताया था, ये इसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसिल। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो स्पेस है, खाली जगह है, यही है क्या आपका स्पॉन्जोसिल। ये है स्पॉन्जोसिल। तो इस तरह से इधर भी और इधर भी बहुत सारे छिद्र हैं। तो इस तरीके का ये ऑस्टिया, ऑस्टिया को बनाने वाला जो सेल है उसको पोरोसाइट, पोरोसाइट्स अंदर की तरफ ये खुला रहता है। और जो दूसरा लेयर है उसको हम कहते हैं मेसोहिल, जो जिलेटिनस है, नॉन लिविंग है, प्रोटीनस नेचर का है। लेकिन अब देखिए कि अगर ये ऐसे होगा तो मेसोहिल में ये चला जाएगा, तो यहाँ पर ये जो गैप दिख रहा है इस सिल हो जाता है। ये सील करने के लिए एक स्पेशल सेल पाया जाता है इसके अंदर, और वह जो स्पेशल सेल है, उस स्पेशल सेल को हम कहते हैं कोलेनोसाइट सेल, जो फ्लैजलेटेड होता है इस तरीके का। इस तरीके का ये स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पर। तो अब देखिए, जब ये सेल का स्ट्रक्चर यहाँ बन गया, ये जो क्वेनोसाइट्स बन गया, यहां पर ये पैक हो गया, यहां पर ये पोरोसाइट्स है ऊपर का लेयर, और नीचे इधर जो खाली जगह था स्पॉन्जोसिल में, उधर से एक दूसरा सेल यहाँ पर एसोसिएटेड होता है। तो यह जो सेल है इसको क्या कहते हैं, कोलेनोसाइट्स कहते हैं। यह है आपका कोलेनोसाइट्स। और कोलेनोसाइट्स कैसा सेल है, फ्लैजिलेटेड सेल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये है फ्लैजिलेटेड सेल का। तो आप कह सकते हैं कि जो स्पॉन्जोसिल की जो अंदर की जो लाइनिंग है वह कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। और वो किस चीज से बना होता है, उसको हम कहते हैं क्वेनोसाइट सेल। तो बाहर वाला पिनाकोसाइट्स, और जो लेयर है उसको पिनाकोडर्म, और ये जो अंदर का जो सेल है, ये वाला, ये जो सेल है इसको कहते हैं कोएनोसाइट सेल। कोएनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड होता है, और यही वो सेल है जो कि स्पॉन्जोसिल के अंदर जब वाटर फ्लो होता है, वहीं से जो है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो न्यूट्रिशन को ट्रैप करता है, स्पर्म को भी ट्रैप करके बॉडी के अंदर लेता है, और भी जो रिक्वायरमेंट है उसको ये शरीर के अंदर ले लेता है। और इसी वाटर के अंदर जो स्पॉन्जोसिल के अंदर फ्लो कर रहा है, उसी के अंदर जो है मेटाबॉलिक वेस्ट, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो अमोनिया हो, ये सेल के द्वारा डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका शरीर दो लेयर का आपको समझ में आ गया होगा। एक जो बाहर का जो लेयर बना होता है जिस सेल को, उसको कहते हैं पिनाकोसाइट्स। इसके बाद ये हो गया पोरोसाइट्स, जो कि ओस्टिया जिस सेल से जुड़ा रहता है उसको कहते हैं पोरोसाइट। इसके अंदर जो दूसरा लेयर है जिलेटिनस है, इसको कहते हैं मेसोसेल। और अंदर की जो लाइनिंग है, जो अंदर जिससे ये जिलेटिनस लेयर पैक रहता है, ताकि स्पॉन्जोसिल में वो मिक्सअप ना हो, चला ना जाए, एक रिजिडिटी मिले, उसको सपोर्ट मिले, ये अपनी जगह पर बना रहे, इसके लिए इधर से इसको पैक कर दिया जाता है। वो जो पैकिंग सेल है, वो जो लाइनिंग वाला सेल है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वेनोसाइट्स कहते हैं। तो देखिए, पानी यहां से आएगा, ऑस्टिया से आता है, और स्पॉन्जोसेल से होते हुए इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, क्या कहलाता, ये था आपका ऑस्कुलम। यहां से ये बाहर निकल जाएगा, ये सारे पोर्स, यहां से पानी आएगा ऐसे, और ये इसी पोर से जो है ये बाहर की तरफ जाएगा। तो देखिए पानी जब अंदर आता है, तो देखिए पानी का कांटेक्ट किससे है, यह क्वेनोसाइट्स जो फ्लैजिलेटेड सेल है, और यही फ्लैजिलेटेड सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, यही सब चीज ट्रैप करके बॉडी के अंदर भेजता रहता है। ये तो एक सिंपल फॉर्म है। ये जो हमने बताया था कौन सा टाइप था, वो एस्केनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम इसको कहते हैं। ये एस्केनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम क्या है कि
ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया भी इसको कहा जाता है। ये ऑस्टिया के बाद का आया पोरोसाइट्स, पोरोसाइट्स से किस में आया स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम के द्वारा बॉडी से बाहर पानी चला जाता है। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन जैसे ही आप एस्केनोइड से साइक्लोनोइड जाएंगे या लिक्वेनोइड जाएंगे तो क्या होगा, इसके शरीर के अंदर फोल्डिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन जो सिंपलेस्ट एस्केनोइड टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम जिसमें पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम, उसका शरीर बहुत ही छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। अगर बड़ा होगा तो इफिशियंसी, जो वाटर को डिस्चार्ज करने की इफिशियंसी है वो घट जाएगी। तो उस स्पीड को बनाए रखने के लिए जो एस्केनोइड कैनाल सिस्टम जिस एनिमल में पाया जाता है उसका शरीर क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो पॉलीफेरस जो है 1 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक का हो सकता है, एवरेज देखा गया है। तो सबसे छोटा 1 सेंटीमीटर का और सबसे बड़ा 1 मीटर का भी हो सकता है। तो यह है आपका सिंपलेस्ट एस्केनोइड टाइप। अब इस मेसोहिल्स को देखिए, ये जो जिलेटिनस नॉन लिविंग प्रोटीनस लेयर है, इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। और वो कौन कौन सा सेल है जो इसके अंदर पाया जाता है, तो एक तो स्पिकुल्स मिलेगा। हमने कहा कि इसके स्केलेटल को सपोर्ट करने के लिए जो स्केलेटल एलिमेंट्स हैं स्पिकुल, ये इसी में पाए जाते हैं। तो यहां पर स्पिकुल्स भी पाया जाएगा, ये हो गया स्पिकुल्स। इसके अलावा इसके अंदर वंडरिंग सेल, एमोबॉइड सेल पाया जाता है, वंडरिंग सेल, ये हो गया एमोबॉइड सेल, एमोबॉइड सेल्स। इसके अलावा इसके अंदर स्पॉन्जिन फाइबर, इस तरीके का प्रोटीनस स्पॉन्जिन फाइबर, ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ये होता है। तो सिंपल, ये जो एमोबॉइड सेल्स हैं इसको कहते हैं वंडरिंग सेल्स। और ये जो वंडरिंग सेल्स है कितने तरीके का होता है देखिए, एमोबॉइड सेल्स और वंडरिंग सेल्स जो है ये कितने तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं हम आर्केसाइट्स, आर्कियोसाइट्स। दूसरा को कहते हैं थेसोसाइट्स, लोफोसाइट्स, सॉरी ट्रोफोसाइट्स, स्क्लेरोसाइट्स, इसके अलावा कोलेनोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स, ग्लैंड सेल्स, जर्म सेल्स, ये सब। हालांकि ये जो आर्कियोसाइट्स है ये इसका टोटीपोटेंट सेल है, इसको हम क्या कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल। आर्कियोसाइट्स को हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। क्यों कहते हैं टोटीपोटेंट सेल, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है और यह इस सेल के अंदर यह ऐसा एमोबॉइड सेल्स है पोरीफेरन के मेसोहिल में पाया जाता है, जो कि ये किस सब कोई भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इसके बॉडी के अंदर पाता है सब उसी से डेवलप करता है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है, डिफरेंशिएटेड है, और ये कैसा है, टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट कहते हैं पेरेंट सेल, जिससे जितने भी एमोबॉइड सेल हैं सभी के सभी इसी सेल से डिराइव होते हैं। थियोसाइट्स, ये न्यूट्रिशन को स्टोर करता है। तो स्टोरेज, किस चीज का स्टोरेज करता है ये, न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन को ये स्टोर करता है। ट्रोफोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स क्या करता है, देखिए ट्रोफोसाइट्स का काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन,
डाइजेशन, तो इसके अंदर जो डाइजेशन होगा वो कैसा होगा? इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसके सेल के अंदर इंट्रासेलुलर, ये ट्रोफोसाइट्स है, वन ऑफ द टाइप ऑफ एमोबोसाइट सेल्स। स्क्लेरोसाइट्स, यह स्केलेटल एलिमेंट को बनाएगा, स्केलेटल एलिमेंट। कोलेनोसाइट्स, कोलेजन फाइबर जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, कोलेजन फाइबर। क्रोमोसाइट्स, कलरफुल सब्सटेंस ये जनरेट करता है। आपको पता है कि जो पोरिफेरंस के कुछ एनिमल्स काफी अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसाइट्स। कलर प्रोडक्शन। आर्कियोसाइट्स जो है टोटिपोटेंट सेल है, तो इससे जर्म सेल्स जिससे कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स दो तरीके के हो सकते हैं, स्पर्म एंड ओवा। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं गैम्यूल्स। गैम्यूल्स भी इसी से बनता है, गैम्यूल्स रिप्रोडक्शन के लिए होता है और इसको कहते हैं इंटरनल बर्ड भी कहा जाता है, इंटरनल बर्ड। जब एडवर्स कंडीशन होता है और जब ये स्थिति में चला आता है वह एनिमल को वो सरवाइव नहीं करेगा, तो उस हालत में जो आर्कियोसाइट्स है गैम्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना देता है, प्रोटेक्टेड रहता है। तो जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो इसी गैम्यूल से फिर नया पोरिफेरा जो है, जिस ऑर्गेनिज्म का ये जिस एनिमल का ये गैम्यूल्स होगा वैसा ही एक एनिमल बन जाएगा। तो यह रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो ये कैसा रिप्रोडक्शन है? ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जर्म सेल्स। तो ये जो है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमीबोसाइट सेल्स हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले आपने देखा पिनाकोसाइट्स जो आउटर लेयर को बनाता है, क्वेनोसाइट्स जो इनर की लाइनिंग है, स्पोंजोसिल की लाइनिंग है। इसके अलावा एस्पोरोसाइट्स जो कि पोर को बनाता है, परफोरेटेड बॉडी होता है, उसी पोर को ये गाइड करता है, पोरोसाइट्स। इसका अंदर का जो लेयर है उसको कहता है मेसोहिल, और ये जो मेसोसेल है इसमें क्या है? स्पिकुल्स, स्केलेटल एलिमेंट्स। मैंने बता दिया था 3 तरीके का होता है, सिलिशियस हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ हो सकता है, या स्पॉन्जिन फाइबर का भी बना हो सकता है। तो यही स्पिकुल्स है जो कि सपोर्टिंग एलिमेंट है इन स्केलेटल सिस्टम का। इसका एमोबाइट सेल्स आपने डिफरेंट टाइप से देखा, स्पॉन्जिन फाइबर यह भी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है, कोलेजन फाइबर भी होता है। तो इस तरीके से इस मेसोहिल के अंदर डाइवर्सिटी है सेल का, जो पोरिफेरेंस के एनिमल में देखने को मिलता है। अब हम थोड़ी सी इसके रिप्रोडक्शन की बात कर लें। चलिए, तो ट्रोफोसाइट सेल्स तो न्यूट्रिशन का काम करेगा, डाइजेशन का काम करता है। तो होता क्या है कि वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू अगर कोई मटेरियल, सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करें। न्यूट्रिशन देखिए, अगर कैनाल सिस्टम के थ्रू जो भी सस्पेंशन पार्टिकल होगा, जो फूड होगा, वो क्या होगा? उसको सबसे पहले ये क्वाइनोसाइट सेल ट्रैप करेगा। क्वाइनोसाइट सेल जो है फूड मटेरियल को ट्रैप करके अंदर भेज देगा। अंदर जो एमोबॉइड सेल्स हैं, ये जो एमोबॉइड सेल है, इसी में से जो ट्रोफोसाइट्स होगा वो क्या करेगा? उस फूड मटेरियल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा, इंडोसाइटोसिस हो जाएगा उसके अंदर, फेगोसाइटोसिस। फूड जब अंदर चला गया तो उसका डाइजेशन होगा, वह जो डाइजेशन होगा उसको क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद तो इस तरीके से ये न्यूट्रिशन के लिए ये सस्पेंशन फीडर है, फिल्टर फीडर भी कहते हैं। और जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। रेस्पिरेशन की बात कर लें। देखिए, रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा? इसके अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के द्वारा इसके बॉडी के अंदर चला जाएगा, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वह क्या है? डिफ्यूजन के द्वारा इसी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और जैसे पानी बाहर जाएगा वो बाहर निकल जाएगा।
तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इसके अलावा एक्सक्रीशन। देखिए, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, एक तो CO2 डिसॉल्व करके बाहर निकल जाएगा डिफ्यूजन के द्वारा, और अगर मेटाबॉलिक वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे एमोनिया है, तो जिसमें नाइट्रोजनस बेस्ड एमोनिया बनता है उसको क्या कहते हैं, अमोनियोटेलिक कहा जाता है। तो यह भी क्या होता है, उसी वाटर कैनाल सिस्टम में जो पानी फ्लो करता है उसमें यह डिसॉल्व डिफ्यूजन के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, डिसॉल्व होता है और फिर वो बाहर चला जाता है। तो यह एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए, ये जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है यह सिर्फ फ्रेश वाटर वाले स्पॉन्ज में पाया जाएगा। फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में होंगे उसी में ये ऑस्मो रेगुलेशन होगा, क्योंकि जो अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, पानी अंदर आएगा और धीरे धीरे जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन सिर्फ फ्रेश वाटर वाले पोरिफेरेंस में देखने को मिलता है। इसके बाद करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, इसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वह दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक तो प्रोसेस हो गया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कोई भी बॉडी का पार्ट टूट जाए, अलग हो जाए, तो वह जो है फिर से एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना देता है। तो फ्रेगमेंटेशन, और यह कैपेसिटी किसके, इनॉर्मस पावर ऑफ रीजनरेशन जिसको बोलते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। इसके अलावा गैम्यूल्स, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में ये इंटरनल बर्ड है, इसको कहा जाता है इंटरनल बर्ड। बर्डिंग भी इसके अंदर होता है, ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये बाहर से डेवलप करता है। ये प्लांट बॉडी है, यहाँ से बॉडी बर्ड का फॉर्मेशन होगा, ये फिर से जो है नया इंडिविजुअल को बना देगा। तो बाहर हो गया एक्सटर्नल है, लेकिन जो गैम्यूल्स जो होता है ये इंटरनल बर्ड है, आर्केसाइड सेल से डेवलप करता है, और यह एक तरीके से कहें कि डॉर्मेंट सीड का स्ट्रक्चर को एक्वायर करता है। यानी पेरिनेशन में ये हेल्प करता है, डिस्पर्सल में ये हेल्प करता है, और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन सिग्निफिकेंस है गैम्यूल्स के। एक तो पेरिनेशन, मतलब एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में यह एनिमल को डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, जैसे कोई सीड जो है डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है, जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो जर्मिनेट करता है। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है डिस्पर्सल मूवमेंट, इधर उधर, जब ये आसानी से जो है ये पानी के द्वारा इधर से उधर मूव करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, तो ये कैसा होता है, डिस्पर्सल में भी ये हेल्पफुल है। और रिप्रोडक्शन, जब उससे नया इंडिविजुअल ही बनता है तो एक तरह का रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस करता है। तो ये गैम्यूल्स हो गया। तो दो तरीके का होगा, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और देखिए, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसके अंदर, वो गैमेट फ्यूजन के द्वारा होता है। वह गैमेट फ्यूजन क्या है, गैमेट फ्यूजन, एक तो मेल गैमेट होगा जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ओवा। फीमेल गैमेट को हम ओवा कहते हैं। ये कैसा होता है, मोटाइल। ये मोटाइल नहीं है, ये इमोटाइल है, इमोटाइल। लेकिन ये प्रोटो एंड्री है। पोरिफेरेंस आर प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री करने का मतलब ये हार्माफ्रोडाइट भी होता है, हार्माफ्रोडाइट, हार्माफ्रोडाइट। हार्माफ्रोडाइट करने का मतलब ये क्या है, बाइसेक्सुअल एनिमल है। ये बाइसेक्सुअल एनिमल होने के कारण मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये प्रोटो एंड्री है, स्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है और ओवा का फॉर्मेशन बाद में होता है। इसी वजह से इसके अंदर हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। उसके शरीर में स्पर्म भी बनता है, ओवा भी बनता है, लेकिन उस स्पर्म से उसके शरीर के अंदर के ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोटो एंड्री है। स्पर्म पहले बन जाता है, वो रिलीज होकर पानी में जाता है, और पानी से होता हुआ फिर दूसरे स्पॉन्ज के शरीर में चला जाता है। तो ये स्पर्म मोटाइल है, ओवा इमोटाइल है, प्रोटो एंड्री होता है, हार्माफ्रोडाइट ये बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन हमेशा इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। होता क्या है कि जो
स्पर्म है वो रिलीज हो जाता है स्पोंजोसिल में। तो यहाँ से ये रिलीज होकर के स्पोंजोसिल में पानी में आ गया। जैसे मान लिया कि ये स्पर्म जो है पानी में है, ये क्या होगा कि ऑस्टिया के द्वारा, डर्मल ऑस्टिया के द्वारा ये अंदर आ गया, ये शरीर के अंदर आया। इसको क्या करेगा, ये क्वेनोसाइट सेल्स क्या करता है, इसको ट्रैप करता है। इसको ट्रैप करके जैसे ही इसको ट्रैप करेगा तब क्या होगा, यह जो सेल है इसका जो कॉलर रीजन है या फ्लैजिलेटेड रीजन है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर, यानी टूट करके वो अलग हो जाएगा और यह एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, मोबाइल स्ट्रक्चर। यहां से इसको कैरी करता हुआ ले जाएगा, जहां पर ये ओवा होगा वहां तक उसको पहुंचा देगा और पहुंचने के बाद तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन सीटू या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। देखिए इसका जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन ये कैसा है, इंटरनल, इन सीटू। और डेवलपमेंट जब होगा तो अंदर ही होगा। तो एक तरह से वीवी पैरिटी भी है, वीवी पैरिटी, बॉडी के अंदर ही जो है ऑर्गेनिज्म, इम्ब्रायो का लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तरह से वीवी पैरिटी, जैसे मैमल्स के बॉडी के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और वह जो लार्वा है, दो तरीके का हमने बताया था। वह लार्वा क्या होता है, जब फ्लैजिलेटेड होता है तो वो बाहर चला आता है इसी स्पंजोसिल में, और यहाँ से ये जो है बाहर निकल के फ्रेश वाटर पानी में वो तैरता रहता है और किसी सबस्ट्रेटम से सेटल करने के बाद फिर पूरा ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल को बना देता है। तो यह है आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इस फाइलम को इसके क्लास में बांटने का जो आधार है, जो तरीका है, वो क्या है, वो है आपका स्केलेटल एलिमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिकुल्स कहते हैं। और जो स्पिकुल्स है वह केमिकल कंपोजिशन स्पिकुल्स के अलग अलग होते हैं। तो फाइलम ओरिफेरा को हम इसे 3 क्लास में बांटते हैं। देखिए जो पहला क्लास है, इस पहले क्लास को हम क्या कहते हैं, कैलकेरिया, कैलकेरिया। दूसरे को कहते हैं हेक्सएक्टिनेलिडा। जो तीसरा है डेमोस्पोंजिया। कैलकेरिया में जो स्पिकुल्स है वो किस चीज का बना होता है, स्पिकुल्स बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जो हेक्सएक्टिनेलिडा है इसमें जो स्पिकुल्स होते हैं ये सिलीसियस होते हैं, सिलीसियस। और जो डेमोस्पोंजिया है इसके जो स्पिकुल्स हैं वो स्पॉन्जिन 5, या तो सिलीसियस होगा, सिलीसियस, सॉरी, सिलीसियस स्पिकुल्स, और स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ हो सकता है, स्पॉन्जिन फाइबर, और बोथ, दोनों में से या दोनों से बना हुआ हो सकता है। तो ये तो स्पिकुल्स के आधार पर इसको क्लास में बांटा गया। तो कैलकेरिया का जो क्लास है इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये क्या है, ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन, क्लैथरीना, क्लैथरीना, कैटरीना नहीं पढ़िएगा, इसको क्लैथरीना ही पढ़िएगा, है ना। दोनों एक समुद्र के किनारे है और एक समुद्र के अंदर है। समुद्र के किनारे बॉम्बे में रहती है, वो हीरोइन है, वो कैटरीना है। और ये क्या है, क्लैथरीना है, जो समुद्र में पाए जाने वाले पानी के अंदर है ये। इसके अलावा ग्रैंटिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैलकेरिया के। सिलीसियस, इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, एक है यू प्लेक्टेला, यू प्लेक्टेला, इसको कहते हैं वेनस फ्लावर बास्केट,
वेनस फ्लावर बास्केट, और एक है हाइलोनेमा। हाइलोनेमा, इसको कहा जाता है कॉमनली नोन एज ग्लास रॉक स्पॉन्ज। ग्लास रॉक स्पॉन्ज। इसके बाद डेमोस्पोंजिया के जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, मुझे लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा ही हो गया। इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो है एस्पोंजिला। एस्पोंजिला, देखिए ये जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है इसको कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू एस्पोंजिया, यू एस्पोंजिया, इसको हम कहते हैं बाथ स्पॉन्ज। बाथ स्पॉन्ज, और ये इंक भी इसका खत्म हो गया। जो थर्ड वन है उसको हम कहते हैं लियोना, इसको कहते हैं बोरिंग स्पॉन्ज। बोरिंग स्पॉन्ज, ये बोरिंग स्पॉन्ज हो गया लियोना। एक और है चैलीना। चैलीना, इसको कहते हैं डेड मैन्स फिंगर। डेड मैन्स फिंगर। एक को कहते हैं हिप्पोस्पोंजिया। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, हिप्पोस्पोंजिया। जो हिप्पोस्पोंजिया इसको कहते हैं हॉर्स स्पॉन्ज। हॉर्स स्पॉन्ज। तो डेमोस्पोंजिया और हेक्साक्टिनिडा में मोस्ट ऑफ द के अंदर जो है आपका जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम है, वो पाया जाता है। वो क्या है? ल्यूकेनवाइट टाइप। लेकिन कैलकेरिया में तीनों ही तरह के कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। एस्केनवाइड भी मिल जाएगा उसका एग्जाम्पल, साइकेनवाइड भी मिल जाएगा और ल्यूकेनवाइड भी मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स भी तीनों तरह के एग्जाम्पल्स मिलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोरिफेरेंस आर क्या होंगे? ल्यूकेनवाइड टाइप कैनाल सिस्टम वाले पाए जाते हैं। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन, और ये है फाइलम पोरिफेरा, जिसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और उसके डिफरेंट क्लास, उसके पिकुलियर फीचर्स, ये सब के बारे में आपने पढ़ लिया। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अंत में पढ़ो चाहे कहीं से, कॉन्सेप्ट मिलेगा यहीं से। थैंक यू वेरी मच।